Good morning, all. Welcome to Learners Academy. The fourth topic of the chapter and the second last topic of the chapter is random variable and its probability distribution. So this topic follows a chain. इसको पढ़ने के लिए एक चेन पढ़नी पड़ेगी। उस चेन में अगर एक भी पार्ट मिसिंग, एक भी कंपोनेंट मिसिंग होता है तो अगला टॉपिक नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या है सर, ये क्या चीज होती है रैंडम वेरिएबल, व्हाट डज इट मीन, और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात बाद में करी जाएगी। इसको एक बार भूल जाओ, पहले तो ये समझो रैंडम वेरिएबल क्या है। क्या है ना। तो देखो रैंडम वेरिएबल में दो वर्ड्स आ रहे हैं एंड आपको बता दें एक्सरसाइज नंबर 13.4 का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है जो आप आज हम कवर करेंगे। ठीक है। होने में तो 4 से 5 टॉपिक है पूरी एक्सरसाइज में, लेकिन सब एक चेन में, ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा, तो मतलब एक बार बस स्टार्ट करेंगे तो यूं ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। एक ही क्वेश्चन में हम पांचों चीजें निकाल सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में पांचों चीजें निकाली जा सकती हैं। अब वो पांच पूछता है, चार पूछता है, तीन पूछता है, कितना बड़ा क्वेश्चन देता है वो डिपेंड करता है। हाँ जी, हम बात कर रहे थे रैंडम वेरिएबल, व्हाट डज इट मीन। तो रैंडम वेरिएबल में दो शब्द आ रहे हैं, कौन कौन से बोलो। रैंडम और वेरिएबल। दो शब्द कौन कौन से आ रहे हैं, रैंडम और वेरिएबल। पहले बात करूंगा मैं वेरिएबल, व्हाट डज वेरिएबल मीन। इसका क्या मतलब होता है वेरिएबल मैथ्स में। कांस्टेंट को वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट का उल्टा होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो बदलता है और कांस्टेंट मतलब जो फिक्स रहता है। तो जनरली अपन मैथ्स में एक्स वाई जेड इनको कांस्टेंट, इनको वेरिएबल क्वांटिटीज मानते हैं, तो वही वेरिएबल है, अभी भी ये वही वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल का सर रैंडम से क्या लेना देना। रैंडम मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी अपन प्रोबेबिलिटीज पढ़ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट तो आएगा ही आएगा, बच सकते हैं कैसे हम। तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक वेरिएबल एसोसिएट कर दूं, उसको कहूंगा रैंडम वेरिएबल। क्या कहा मैंने, प्रोबेबिलिटी टॉपिक में रैंडम एक्सपेरिमेंट तो होते ही हैं, सिक्का उछालना, डाइस उछालना, पत्ते निकालना, कुछ भी करना, ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को बता दूं कि ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उससे एक वेरिएबल अटैच कर दूं। वेरिएबल अटैच कैसे होगा, जब वो अटैच हो जाएगा वेरिएबल उस एक्सपेरिमेंट से, तो उस वेरिएबल को कहेंगे रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल। अब अटैच कैसे होगा सर, बताओ तो सही कैसे होगा। ठीक है, अटैच करते हैं। सपोज करो रैंडम एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग टू कॉइन्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली या सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। वैसे तो कॉइन्स में तो फर्क पड़ेगा ही नहीं है ना, साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस बताओ। एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। फाइन, हो गया। अब इस मैंने गेम बनाया, मैंने गेम बनाया, वो गेम इस एक्सपेरिमेंट से अटैच है, मतलब इससे जुड़ा हुआ है। और वो गेम टोटल डिपेंड करता है नंबर ऑफ हेड्स पे। किस पे डिपेंड करता है, मेरी मर्जी में कुछ भी गेम बना दूं कि अगर नंबर ऑफ हेड्स अगर 2 आ गए तो 10 रुपए जीतूंगा। नंबर ऑफ हेड्स अगर 1 आ गया तो 500 रुपये जीतूंगा। नंबर ऑफ हेड्स अगर हम्म हम्म तो कहाँ थे हम। नंबर ऑफ हेड्स को अगर मैं सैंपल स्पेस से अटैच कर दूं, तो इस सैंपल स्पेस का हर एक सैंपल पॉइंट मुझे नंबर ऑफ हेड्स के हिसाब से एक वैल्यू देगा। हर एक सैंपल पॉइंट इस गेम के हिसाब से एक वैल्यू देगा। जो मैं गेम मैंने बनाया, नंबर ऑफ हेड्स है ना, उससे रिलेटेड कोई भी प्राइज मनी मैंने रख दिया। तो ये जो गेम मैंने बनाया सैंपल स्पेस से अटैच होगा। और सैंपल स्पेस में चार अगर सैंपल पॉइंट है, तो चारों के चारों सैंपल पॉइंट मुझे एक एक वैल्यू देंगे नंबर ऑफ हेड्स के हिसाब से। जैसे इससे पूछा भैया तेरे पास कितने नंबर ऑफ हेड्स, इसने कहा 2। इससे पूछा तेरे पास कितने, 1। तेरे पास नंबर ऑफ हेड्स कितने, 1। तेरे पास कितने, 0। ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आई है ना, यही रैंडम वेरिएबल है और इसको कैपिटल लेटर एक्स से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है,
वैसे अपन वेरिएबल को स्मॉल लेटर एक्स और स्मॉल लेटर वाई से डिनोट करते थे, बट यहाँ पर ये कॉलम होगा। यहाँ पर ये एक पूरा का पूरा कॉलम, जैसे स्टैटिस्टिक्स में होता था। हाँ, स्टार्टिंग में ये करना भी भूल गया मैं, बताना भूल गया कि आपने अगर नोटिस किया हो तो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास में आखिरी के दो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। तो इस साल आप थोड़ा मिस कर रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट आगे स्टैटिस्टिक्स कहाँ गई। तो वो इस एक्सरसाइज ने वो कमी पूरी कर दी कि इस एक्सरसाइज में एक्चुअली क्या हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी का कॉम्बो पैक है। स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी का कॉम्बो पैक। और कैसे, वो भी सुन लो। प्रोबेबिलिटी तो जो हम निकालते हैं वही आएगी। स्टैटिस्टिक्स में सर कौन सा पार्ट आएगा, कुछ नया आएगा क्या? नया कुछ भी नहीं आएगा। नया कुछ भी नहीं आएगा। पुराने क्लास के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। क्लास 10th का आएगा मीन, और क्लास 11th का आएगा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, बस। अब वो प्रोबेबिलिटी में बदलेगा कैसे, वो चेक करना होगा। यानी क्लास 10th का मीन ले लिया, क्लास 11th का वेरिएंस ले लिया, क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी ले ली, और मिला के एक टॉपिक बना दिया रैंडम वेरिएबल। ठीक है। हाँ, अब हम कहाँ थे कि जिस भी गेम को मैंने सैंपल स्पेस से अटैच किया, उस गेम के हिसाब से मुझे हर एक सैंपल पॉइंट ने एक वैल्यू दी, और वो वैल्यू हर हाल में एक रियल नंबर होनी चाहिए। वो वैल्यू हर हाल में क्या होनी चाहिए? एक रियल नंबर होनी चाहिए। तो x2 है, 1 है, 1 है, 0 है। तो यही x जो है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? रैंडम वेरिएबल। क्यों कहते हैं इसको रैंडम वेरिएबल? रैंडम वर्ड इसलिए अटैच हुआ क्योंकि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। वेरिएबल वर्ड इसलिए अटैच हुआ क्योंकि x की वैल्यू बदल रही है, हर एक सैंपल पॉइंट पे ये बदल रही है। तो जब मैं x का कॉलम बनाऊंगा, जिसको मैं xi भी बोलता था, है ना, तो उसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? हाँ, दो बार, अगर दो आ रही है तो एक बार ही लिखूंगा। भाई एक्स आई किसने का क्या क्या हो सकता है, तो मैं या तो कहूंगा 2 1 0, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में 0 1 2। तो 2 1 0। ओके। अब सुनना ध्यान से, इसकी प्रोबेबिलिटीज भी तो निकल सकती हैं। दो आने की संभावना, एक आने की संभावना, एक आने की संभावना, जीरो आने की, दो आने की क्या संभावना हुई? एक आने की टोटल संभावना, इन दोनों को जोड़ के एक्जियोमेट्रिक अप्रोच, इसकी अलग, इसकी अलग, और जीरो। तो ये जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक तो एक तरीके से खत्म हो गया, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई गेम खेल रहा हूं तो मैं संभावनाएं सोचूंगा ना कि मेरे जीतने की संभावना क्या है। तो मैं ये भी सोचूंगा दो हेड आने की संभावना क्या है, मैं ये भी सोचूंगा एक हेड आने की संभावना क्या है, और मैं ये भी जीतूंगा 0 हेड आने की संभावना क्या है। सपोज करो दो हेड आने में 10 रुपए जीतते हैं, एक हेड आने में 5 रुपए जीतते हैं, और 0 हेड आने में जो लगाया था वो भी गया, कुछ भी नहीं जीत रहे। तो मैं ये सोचना शुरू करूंगा कि यार मेरे 10 रुपए जीतने के क्या चांसेस हैं, दैट मीन्स दो हेड आने के क्या चांसेस है। मैं ये सोचना भी शुरू करूंगा मेरे 5 रुपए जीतने के क्या चांसेस, यानी एक हेड। तो ये इस गेम से प्रोबेबिलिटी अटैच हो गई। तो ये रैंडम वेरिएबल, आपने जो गेम बनाया, वो गेम में एक्स का आंसर एक रियल नंबर आना चाहिए, और हर एक सैंपल पॉइंट एक एक वैल्यू देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इसके पास गया, भाई भैया तू बता, तू नंबर ऑफ हेड्स के एवज में क्या रैंडम वेरिएबल देगा। इसने कह दिया मैं कुछ नहीं दूंगा, मना कर दिया। नहीं, इसने अगर मना कर दिया तो ये रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। हर एक सैंपल पॉइंट एक वैल्यू देना चाहिए, चाहे से जीरो ही दे। मना नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई नंबर नहीं है आपको देने के लिए। ठीक है। वो तो हो जाएगा रैंडम वेरिएबल। और उसके बाद फिर उसके अलग अलग प्रोबेबिलिटीज तो हम निकाल ही सकते हैं, हर एक सैंपल पॉइंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी आती है अपने को, जैसे सबकी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो टू हेड्स की 1/4 हो गई, और वन हेड की 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो गई, है ना, और जीरो हेड की अगेन 1/4 हो गई। डन। फिर आगे क्या करते हैं? ये तो हो गया रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे क्या करते हैं? आगे इसका मीन निकालते हैं। अब मीन कैसे निकालेंगे, उसकी बात अभी, एक बार रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो दो टॉपिक कवर हो गए, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्या कहते हैं वो लोग। ये एक चार्ट है। सबसे पहले जो चीज आएगी इस टॉपिक के अंदर, मतलब ये गेम कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज कहाँ से स्टार्ट होगी, इसमें क्वेश्चंस करने कहाँ से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले तो एक रैंडम वेरिएबल मानना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, भाई ये मान लो, जैसे नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स। एक्स की वैल्यू एक रियल नंबर होनी चाहिए हर हाल में। क्या होनी चाहिए? रियल नंबर। इसकी वैल्यू नॉन रियल नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं आना चाहिए कि इसका आंसर आप एच एच लिख दो। एच एच तो वो सैंपल पॉइंट है, उस एच एच के हिसाब से नंबर ऑफ हेड्स तो दो हैं। तो आपको एक्स की वैल्यू एच एच ना लिखे, एक्स की वैल्यू दो लिखनी पड़ेगी। समझ गए? क्लियर है? क्योंकि क्या होगा फाइनली, अभी जब मैं मीन निकालूंगा तो पता है क्या होगा, एक्स आई इंटू पी आई, जैसे एक्स आई इंटू एफ आई होता था। एक्स आई को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे मीन निकालने के लिए। अभी एक्स आई को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर एक्स आई की वैल्यू 2 रखी है तो 2 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे 1/4 से। लेकिन एक्स आई की वैल्यू अगर मैंने एच एच रखी है तो एच एच को 1/4 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी ना। तो सबसे पहले तो एक रैंडम वेरिएबल मानने से ही कहानी शुरू होती है, फिर उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहां तक तो हम कर चुके हैं।
अभी बता चुका हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो एक्स वाला कॉलम में तो सारे एक्स आई आएंगे, x1 x2 x3 x4 जो भी आपने एक्स आई माने, जैसा भी एक्स आई क्या था 0 1 2, तीन एक्स आई थे मेरे पास, 0 1 2 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। और p ऑफ x मतलब इस एक्स आई एक्स वाले जो रैंडम वेरिएबल माना उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको कैसे डिनोट कराऊंगा मैं, p1 p2 p3 p4, जैसे चार एलिमेंट्स है, जैसे तीन एलिमेंट्स थे अभी 0 1 2, तो p1 जीरो की प्रोबेबिलिटी, p1 के बाद p2 1 की प्रोबेबिलिटी, और p3 2 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, रियल नंबर हो सकता है तो रियल नंबर तो जीरो भी है, इवन एक्स की वैल्यू -3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बस एक रियल नंबर होनी जरूरी है। हाँ जी, ये इसके बाद जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो इस टेबल में से मीन निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? मीन। वैसे अपन उसको मीन ही बोलते थे, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पता है मीन किससे निकालते थे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, याद है? पहले अपन मीन कैसे निकालते थे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होता था कि एक्सआई के बगल में एफ आई होता था। हर एक एक्सआई उसकी फ्रीक्वेंसी, हर एक एक्सआई उसकी फ्रीक्वेंसी, हर एक एक्सआई उसकी, अभी क्या हो रहा है, हर एक एक्सआई उसकी प्रोबेबिलिटी, हर एक एक्सआई उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलॉट करने की जगह प्रोबेबिलिटीज अलॉट करने लग गए हम। समझ गए? आगे, तो अब जब मीन निकालेंगे, जब अपन मीन निकालेंगे तो जनरली स्टैटिस्टिक्स में जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है तो उसका नाम केवल मीन ही होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में उसका नाम मीन के साथ साथ एक्सपेक्टेशन भी हो जाता है, या नहीं? एक्सपेक्टेशन समझते हो? कितना एक्सपेक्टेशन है कि आप इतना जीतोगे इतना हारोगे, तो उसको अपन एक वर्ड लगा दिया, एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन वर्ड केवल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के केस में मीन निकालने को ही कहते हैं, कि अगर प्रोबेबिलिटी को हटा के पुरानी क्लास 10th 11th की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ले लूं, तब मीन को मीन ही कहा जाता है, तब एक्सपेक्टेशन नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी से लेना देना कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ गए? तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का जब अपन मीन निकाल लेते हैं तो उस मीन को ही एक्सपेक्टेशन कहते हैं। उसको डिनोट कैसे कराते हैं? ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स जैसे उसको अपन एक्स बार से डिनोट कराते थे साधारण मीन को, अभी एक्स बार से नहीं कराएंगे क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो हम क्या करेंगे, या तो ई ऑफ एक्स, ई मतलब एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और या फिर एक साइन हमेशा मिलता था। पुराने क्लास के आप स्टैटिस्टिक्स जाके देखो, जैसे मीन का ही साइन मिलता था एक्स बार, जैसे मीडियन का मिलता था कैपिटल एम, मोड का जेड। ठीक है, एम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का मिलता था एम डी एक्स, है ना? वेरिएंस का मिलेगा ऐसा सिग्मा स्क्वायर। तो वैसे ही मीन या एक्सपेक्टेशन का साइन इन्होंने क्या बनाया इस वाले कॉन्सेप्ट में? म्यू। क्या बनाया? इट इज नॉट यू, इट इज म्यू। म्यू, है ना? इसको म्यू पढ़ते हैं, यू की तरह लगता है बट इट इज म्यू, ग्रीक लेटर है। ठीक है, यहाँ तक। एक बार हमने मीन या एक्सपेक्टेशन निकाल लिया तो फिर वेरिएंस निकालना है, और वेरिएंस के बाद फिर हमको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो वेरिएंस मीन के बाद ही वैसे भी वेरिएंस निकलता है। वेरिएंस का मतलब आपने क्लास 11th में सीखा होगा, याद है? और वेरिएंस के बाद फिर अपन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो वेरिएंस का मतलब पता है किसी को? या रिकॉल कर पा रहे हो क्या था ये वेरिएंस? क्लास 11th में सीखा था। मीन तक तो आपने 10th में भी सीखा था, है ना? मीन यानी एवरेज, है ना? वेरिएंस का मीनिंग, वेरिएंस मतलब वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी आप मतलब कितना वेरिएबल हो, कितना अपने पॉइंट से इधर उधर भागते हो। मतलब जो ज्यादा वेरिएबल होगा वो कम स्टेबल होगा, और जो कम स्टेबल होगा वो ज्यादा वेरिएबल होगा। तो वेरिएबिलिटी चेक करते हैं हम इसमें। किससे वेरिएबिलिटी चेक करते हैं? अपने मीन से। हर एक ऑब्जर्वेशन अपने अपने मीन से कितना दूर है, उसको चेक करने को कहते हैं हम वेरिएबिलिटी। जैसे हमने मीन निकाल लिया, जैसे हमने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया। सपोज करो, देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, या चलो वेरिएंस का टॉपिक आएगा ना अभी, उसमें देता हूँ। यहाँ तक के पहले एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर एग्जांपल से वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन समझ लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, सबसे पहला टॉपिक तो चेन समझ में आ गई। सबसे पहले कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट करना पड़ेगा एक वेरिएबल, जिसको कहेंगे रैंडम वेरिएबल। वो वेरिएबल की है एक रियल नंबर होना चाहिए, यानी एक्स अज्यूम करने से कहानी स्टार्ट नहीं। सबसे पहले हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन दिस 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 दिस, सैंपल स्पेस लिखेंगे, इतना तो करना ही है। उसके बाद हम मानेंगे लेट एक्स बी, एक्स बी करके एक रैंडम वेरिएबल हमको सोचना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर क्वेश्चन में हिंट गिवन होगा, भाई ये मान लो। ठीक है, रैंडम वेरिएबल हमने मान लिया। उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटीज बनाना, हर एक रैंडम वेरिएबल की जीरो आने की प्रोबेबिलिटी, वन आने की प्रोबेबिलिटी, उसके लिए एक टेबल बनेगी, उसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद, उसके बाद मीन ऑब्लिक एक्सपेक्टेशन, यानी कि ई ऑफ एक्स ऑब्लिक म्यू। उसके बाद, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, वेरिएंस ऑफ एक्स को अपन वी ए आर ऑफ एक्स भी कहते हैं, और अगर साइन की बात करें तो उसका साइन होता है सिग्मा एक्स का स्क्वायर। सिग्मा एक्स का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का स्क्वायर रूट होता है, आपको पता होगा।
अभी अपन रिपीट और कर लेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, सिंपली क्या रह जाएगा, सिग्मा एक्स, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, चलो तो आ जाओ रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन पे बात करते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रैंडम वेरिएबल? ए रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब ये फंक्शन है, कैसे है ये फंक्शन, सुनना ध्यान से। और रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है बताओ? देखो, दो तरह के फंक्शन सीखे थे अपन ने, एक रियल वैल्यूड और एक रियल फंक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले तो बताओ, छोड़ो सारी बातें, फंक्शन क्या होता है? क्लास 11 से सीख रहे हैं तो, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फंक्शन? कोई एफ एक्स जिसमें हम एक्स डालें। इसकी एक्स की वैल्यू पुट अप करते हैं, बदले में एफ एक्स की वैल्यू मिलती है। तो आपको 11 से समझा रहे हैं, 12th में भी समझाया था, फिर भी आपको याद नहीं है। फंक्शन इज ए मशीन। फंक्शन इज अ मशीन जिसमें कुछ इनपुट दे दो तो कुछ आउटपुट मिलता है। जो इनपुट हम देते हैं वो वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई जो भी हम डाल रहे हैं, और जो आउटपुट मिलता है वो एफ ऑफ एक्स होता है या एफ ऑफ वाई होता है। ठीक है, फंक्शन समझ में आया? अच्छा, मशीन खराब नहीं होनी चाहिए, जो मैं डालूं उसका आउटपुट देनी चाहिए। ऐसा नहीं अंदर ही खा गई, भाई मैंने मैंगो डाला तो मैंगो जूस, ऑरेंज डाला तो ऑरेंज, ऐसे नहीं मैंने चीकू डाला तो चीकू अंदर ही खा गई, कोई जूस ही नहीं निकला, तो मशीन खराब है। तो फंक्शन हर एक डोमेन में से जो भी पॉइंट है उसमें से आपने जो वैल्यू डाली है, 1 डाली है, 2 डाली है, 3 डाली है, उसका एक पर्टिकुलर आंसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर इसके लिए तो मेरे पास इमेज ही नहीं है, होता था ना प्री इमेज इमेज। तो अगर किसी की इमेज ही नहीं है को डोमेन में तो फंक्शन नहीं है, वो जस्ट एक रिलेशन है। ठीक है, एक इसकी खूबी ये थी। फंक्शन की दूसरी खूबी भी थी क्या? आपने आज मैंगो डाला है तो मैंगो जूस निकला है, कल एप्पल डालो तो उससे वापस मैंगो जूस नहीं निकलना चाहिए, मतलब दो, नहीं सॉरी, आपने आज मैंगो डाला है तो मैंगो जूस निकला है, लेकिन कल वापस मैंगो डालो तो उससे एप्पल जूस नहीं निकलना चाहिए। एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। आज ऐसा नहीं कि संडे को अलग आउटपुट है और मंडे को अलग है, तो भी मशीन खराब है। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब दो अलग अलग इनपुट के वो आपको सेम आउटपुट मिल सकते हैं, लेकिन एक सेम इनपुट के दो अलग अलग आउटपुट्स नहीं मिले। दो तीन बातें ही तो थी, और कुछ भी यहाँ से पॉइंट बचना नहीं चाहिए, सबका इमेज होना चाहिए, ये तो फंक्शन था। ओके, अब बात करते हैं, फंक्शन समझ गए? सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रियल और रियल वैल्यूड फंक्शन, ये बताओ। रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन? हम्म नंबर्स के अलावा और क्या हो सकता है फंक्शन में? वैसे भी नंबर्स ही तो होते हैं। बोलो सृष्टि। रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन? नो आइडिया एट ऑल? फंक्शन में से जहां से अपन इनपुट्स लेते हैं उस सेट को कहते हैं डोमेन, और जहां से अपन आउटपुट लेते हैं उस सेट को कहते हैं हम कोडोमेन। रेंज तो जो जो आउटपुट आया अपन लेते कहां से, वो डोमेन कोडोमेन होता है। अब आपने कोई भी डोमेन ले लिया, लेकिन आंसर रियल नंबर आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? उसको तो कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कोडोमेन रियल सेट हो, रियल नंबर्स का सेट हो कोडोमेन, तो उसको क्या कहेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रियल दे रहा है बदले में, जो बदले में कोडोमेन में से आंसर दे रहा है या रेंज दे रहा है, चलो उसको रेंज कह दो, जो आंसर दे रहा है वो आंसर एक रियल नंबर आ रही है, तो उसको कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। और एक ऐसा फंक्शन जो इनपुट भी रियल नंबर ही मांगे, मेरे को तो इनपुट भी रियल नंबर ही दो, मैं आउटपुट तो रियल नंबर दूंगा ही दूंगा, लेकिन मुझे इनपुट भी रियल नंबर ही दो, मतलब जो आप मशीन में डाल रहे हो वो भी एक नंबर होना चाहिए, मशीन से बाहर जा रहा है वो भी एक नंबर होना चाहिए, दोनों डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर हो, उसको कहते हैं रियल फंक्शन। उसको क्या कहते हैं? और जो डोमेन तो कुछ भी डलवा ले, आउटपुट हमेशा रियल नंबर दे, उसको कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। समझ गए? अभी जो हम ये फंक्शन सीख रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, ना कि रियल फंक्शन। क्यों? क्योंकि हम इनपुट में तो एच 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 टी डाल रहे हैं, तो रियल नंबर थोड़ा ना डाल रहे हैं, लेकिन आउटपुट में बदले में रियल नंबर निकल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने डोमेन में मेरे पास क्या रहेगा, हमेशा सैंपल स्पेस रहेगा। सैंपल स्पेस का एक एक पॉइंट डालूंगा मैं उस मशीन में, जैसे चार सैंपल पॉइंट्स थे मेरे पास, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। और को डोमेन में मेरे पास, या रेंज कह लो, रेंज में मेरे पास तीन नंबर्स थे। कितने नंबर्स थे? 0 1 2, तीन नंबर्स थे। ओके, और ये था मेरा एफ एक्स, मतलब फंक्शन।
अब इस वाले फंक्शन में जो हमने एग्जांपल लिया उसमें हमने क्या डाला, सबसे पहले एच एच डाला। तो एच एच में कितने हेड्स थे, टू, तो आंसर टू निकला। फिर हमने एच टी डाला, तो एच टी से कितने निकले, वन। फिर टी एच डाला, तो टी एच से भी कितने निकले, वन। और टी टी डाला, तो टी टी से कितने निकले, जीरो। तो इसकी मैपिंग करूं तो कुछ ऐसे हो जाएगी, कि मैपिंग कैसे हो जाएगी, एच एच, एच टी और इसकी दोनों, और टी टी की। तो ये मैपिंग हो गई। तो यू कैन सी ये जो मैपिंग है इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ, तो मैपिंग ढंग से समझ आएगी। फिर 2 1 0 लिख देता हूँ, 2 1 0। सो लुक एट द मैपिंग, एच एच की टू से, एच टी और टी एच की वन से, और टी टी। तो देखो ये फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हर एक आउटपुट, हर एक सैंपल पॉइंट का एक आउटपुट मिल रहा है। जो आपने एक्स माना है एक्चुअली ये एक्स है, आपने जो रैंडम वेरिएबल माना है हर एक सैंपल पॉइंट से, वो ये एक्स है। तो एक्स की हर एक एक्स की वैल्यू मिल रही है ना हर एक सैंपल पॉइंट से। ठीक है, दूसरी चीज, ऐसे तो अलाउड था बट ऐसे अलाउड नहीं था, तो वही हो रहा है। देखो ऐसे तो अलाउड है, एच टी और टी एच का एक इमेज तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो की यहाँ पे एक ही प्री इमेज हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में हम इनपुट तो कुछ भी फलाना डिम का डाल रहे हैं, लेकिन आउटपुट एक रियल नंबर निकल के आ रहा है। तो रेंज अगर रियल नंबर हो तो उसको क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। और अगर मान लो कहता नहीं नहीं साहब डोमेन भी आप तो रियल नंबर ही दो, तो फिर उस फंक्शन को क्या कहते हैं अपन, रियल फंक्शन। क्या कहते हैं, यानी रियल फंक्शन में डोमेन रेंज दोनों रियल नंबर, और रियल वैल्यूड फंक्शन में ओनली रेंज, ओनली रेंज रियल नंबर, डोमेन कैन बी एनीथिंग। ओके, और मान लो अगर दोनों ही नॉन रियल हैं तो फिर उसको ना तो रियल फंक्शन कहेंगे ना रियल वैल्यूड, उसको जस्ट एक फंक्शन कहेंगे। मान लो डोमेन और रेंज दोनों में ही नॉन रियल नंबर्स है। ठीक है, क्लियर है अभी तो सारी बातें। ठीक है, चलो। तो अब ये क्या कह रहा है कि एक रैंडम वेरिएबल जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। फंक्शन है ना, अभी हमने फंक्शन क्या, एक मशीन है एक तरीके की, जिसकी डोमेन तो होगी सैंपल स्पेस। आपने एक्सपेरिमेंट किया तो सैंपल स्पेस बनाया होगा, उस सैंपल स्पेस के सेट को उसका डोमेन कहोगे। उस सैंपल स्पेस की जो एलिमेंट्स है वो सारे उसके एक एक करके एलिमेंट्स चलेंगे, वो उसकी डोमेन। डोमेन क्या होता है, जहां से उठा उठा के मैं मशीन में डाले जाता हूँ। तो आप सैंपल स्पेस में से वो आइटम उठा उठा के उस मशीन में डाल रहे हो, तो सैंपल स्पेस हो गया डोमेन ऑफ ए रैंडम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस उसका डोमेन कर लो। और को डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर्स का सबसेट, मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर्स भी हो सकता है। अभी जैसे 0 1 2 क्या था, रियल नंबर्स का सबसेट था। अभी 0 1 2 रियल नंबर्स के सेट में से तोड़ा हुआ एक सेट था, तो या तो पूरा का पूरा रियल नंबर भी हो सकता है, और नहीं तो उसका एक टूटा हुआ एक सबसेट भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के बदले में आंसर क्या मिलेगा, एक रियल नंबर। समझ गए ये रियल वैल्यूड फंक्शन कैसे। वी कैन एसोसिएट वन और मोर देन वन रैंडम वेरिएबल्स टू ए रैंडम। एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से मैं दो तीन गेम्स, क्या अनलिमिटेड गेम्स बना सकता हूँ। जैसे अभी मैंने गेम्स बनाया नंबर ऑफ हेड्स, मेरा मन कल को करेगा मैं कहूँगा नंबर ऑफ टेल्स, मेरी मर्जी, नया रैंडम वेरिएबल बना दिया मैंने, है ना। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, एक मैंने गेम बना दिया नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, एक मैंने गेम बना दिया नंबर ऑफ हेड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टेल्स। कुछ भी बना दूं ना, मैं कह दूं नंबर ऑफ हेड्स का 5 गुना माइनस नंबर ऑफ टेल्स का 10 गुना। कुछ भी मैं रैंडम वेरिएबल्स नए 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 बना सकता हूँ एक ही एक्सपेरिमेंट। वही टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस से मैंने एक्स की अलग अलग गेम्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मोर देन वन रैंडम वेरिएबल्स पे हम एसोसिएट कर सकते हैं। एक रैंडम वेरिएबल को अपन एक्स से डिनोट कराते हैं, आपको बताया है ना। ए रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल एक्स। और मान लो एक ही क्वेश्चन में अगर दो रैंडम वेरिएबल मानने हैं, जैसे नंबर ऑफ हेड्स नंबर ऑफ टेल्स, तो फिर एक्स वाई, नंबर ऑफ हेड्स को हम एक्स ले लेंगे, नंबर ऑफ टेल्स को अपन वाई ले लेंगे। फिर उसकी एक्सपेक्टेशन भी ई ऑफ वाई हो जाएगी, जैसे उसकी ई ऑफ एक्स होती थी। ठीक है ना, उसका वेरियंस भी क्या हो जाएगा, वेरियंस ऑफ एक्स होता था, वेरियंस ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन कंप्लीट। अब उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करी हमने। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स, एक ऐसी टेबल होती है जिसके अंदर दो कॉलम्स होंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, एक ऐसी टेबल होती है जिसमें दो कॉलम्स होते हैं। ठीक है, एक कॉलम में तो जो एक्स की वैल्यूज हैं पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि अभी इस फंक्शन का जो आउटपुट था वो आउटपुट्स रखे जाएंगे। अभी जो अपने फंक्शन बनाया एच एच टी टी ये सब फंक्शन थे, उसके जो आउटपुट्स हैं वो आउटपुट्स रखे जाएंगे, और दूसरे टेबल में उसकी प्रोबेबिलिटी रखी जाएगी। तो बात करें तो मेरे पास तीन चीजें हो गई। यहाँ पे तो हो गया मेरा सैंपल स्पेस, यहाँ पे तो हो गया मेरा सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस का आंसर हमने यहाँ दिया और उसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, लेट्स से ये तो है सैंपल स्पेस, ये तो इस फंक्शन का डोमेन है, और ये है मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स, और ये है उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, जैसे यहाँ पे था एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ओके, नंबर ऑफ हेड्स गेम बना दिया हमने, तो नंबर ऑफ हेड्स के हिसाब से 2 1 0 पॉसिबल है, और मैपिंग कर दी थी मैंने कैसे, इसकी ऐसे, इसकी इसकी ऐसे और इसकी ऐसे। अब इनकी प्रोबेबिलिटी, तो दो आने की संभावना,
वन, अभी हमने करी भी थी रफली 1/4, एक ही आउटकम है ना, और इसकी 1/2, और इसकी क्या 1/4 अगेन। तो ये दोनों कॉलम्स ऐड होंगे, सैंपल स्पेस उस टेबल में ऐड नहीं होगा, है ना। एक्स और उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि उस फंक्शन का रेंज, उस फंक्शन का आउटपुट, उस फंक्शन का डोमेन कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, उस फंक्शन का आउटपुट और उस आउटपुट की फिर प्रोबेबिलिटी। इस टेबल को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जहां पर रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज और उसकी प्रोबेबिलिटीज रिकॉर्ड हो जाए। समझ गए? चलो आओ, एक चीज नोटिस करी, इसका सम बनाएगा हमेशा, क्योंकि सारा सैंपल स्पेस कवर हो गया ना, इसका समन आएगा। ये आगे अभी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे ना, तब वहां पे क्रूशियल है समझना। ठीक है, तो टू कॉलम्स होंगे, एक कॉलम में क्या होगा, सारे वैल्यूज ऑफ एक्स, और दूसरे कॉलम में क्या होगा, रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल दोस वैल्यूज ऑफ एक्स, उस एक्स की जो भी वैल्यूज हमने रखी 0 1 2, उसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। अब ये कहना अभी अभी बता भी दिया मैंने, ये कहना बच्चों वाली बात हो जाएगी कि किसी भी एक्स की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए, जैसे अभी एक की आई थी 1/4, एक की आई थी 1/2, एक की आई थी 1/4, तो तीनों की तीनों 0 से बड़ी थी। तो 0 से बड़ी थी, बट मतलब ऐसे अगर मान लो इसकी 0 आ जाएगी, मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी, दैट मीन्स नंबर ऑफ हेड्स तो 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नंबर ऑफ हेड्स अगर 2 पॉसिबल ही नहीं है, तो 2 ले ही क्यों रहे हो? मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 क्यों ले रहे हो? फिर 0 और 1 ही लो ना केवल। तो आप ऐसा रैंडम वेरिएबल नहीं ले सकते जिसकी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं मतलब वो काम हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन रखेंगे, ऐसे तो फिर आपने जैसे 0 1 2 रखा, 0 1 2, तो 3 भी रख दो, 4 भी रख दो, रखे ही जाओ। बाकी इनकी तो प्रोबेबिलिटी लिख देना, 1/4, 1/2, 1/4, बाकी 0 0 0 0 0, ऐसे अननेसेसरी टेबल नहीं बनानी है। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है वो रिकॉर्ड ही नहीं करना है। एक्स की वही वैल्यू रिकॉर्ड करनी है जिसकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट कुछ तो हो, मतलब 0 से बड़ी हो कुल मिला के। तो पी आई ग्रेटर देन 0, आई का मतलब P1 भी हो सकता है, आई की वैल्यू समझते हो ना, 1 2 3 से बदलती है अलग अलग। तो P1 P2 P3 जितने भी हमारे पास इस कॉलम में रोज हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 0 से बड़ी होनी चाहिए, और इन सबका सम तो 1 होता ही है। ये तो प्रोबेबिलिटी का सबसे बड़ा रूल है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यानी समेशन P1 P2 P3 P4, जहां पे आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी करेगी, उसका सम हमेशा क्या आएगा, 1, फॉर ऑल आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है, खत्म। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा टॉपिक क्या है, मीन। ये क्या है, मीन यानी कि एक्सपेक्टेशन। अब मुझे बताओ मीन का मतलब आप क्या समझते हो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मीन? टोटल सम, टोटल सम मीन होता है। प्रोबेबिलिटी भूल जाओ, मीन का मतलब क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मीन? मीन एवरेज, मीन यानी कि एवरेज। ये कैसे निकालते हैं हम? सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे निकालते हैं। अच्छा, अगर एक्स आई एफ आई दो कॉलम मिलते थे तब अपन मीन कैसे निकालते थे? एक्स आई एफ आई दो कॉलम मिलते थे तो अपन मीन कैसे निकालते थे, बताओ? पहले तो एफ आई एक्स आई कॉलम बना देते थे, या एक्स आई एफ आई कह दो, फिर बताओ किसका, इसका, इसका या इसका? एफ आई एक्स आई का सम करते थे, इन दोनों का सम। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसका सम होगा या इसका सम होगा? हम्म, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालेंगे? एफ आई इंटू एक्स आई तो ये है। हाँ। हम्म, वो कैसे पता चलेगा कि कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रीक्वेंसी कॉलम का सम होता है बेटा, क्या कर रहे हो? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी कॉलम का सम नहीं होगा क्या? 10 मार्क्स स्कोर करने वाले 3 बच्चे हैं, 20 मार्क्स स्कोर करने वाले 5 बच्चे हैं, 100 मार्क्स स्कोर करने वाले 5 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं? तो ये 8 10 बच्चे हो गए ना। इसका थोड़ा ना सम करेंगे, तो मार्क्स है। तो समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, तो क्लास 9th का बच्चा भी जानता है, डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन। डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन को समेशन एफ आई कहा जाता है। इस कॉलम के सम को इस कॉलम के सम से डिवाइड कराते थे, ठीक है। अब ये तो था जनरल जब अपन मीन निकालते थे, अभी तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम एफ आई तो बनाते ही नहीं, हम तो पी आई बनाते हैं। तो इधर पी आई लिख देना, खत्म कहानी। अब जब आप इधर पी आई लिखेंगे, और जब आप इधर पी आई लिखेंगे, तो समेशन पी आई तो हमेशा ही 1 होता है। तो खत्म कहानी, केवल इसका सम ही मीन है। इसको 1 से डिवाइड करके क्या ही, वहाँ अपन कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्या कर लेंगे, 1 से डिवाइड करके तो वही आंसर आएगा ना। तो समेशन पी आई एक्स आई इज द फॉर्मूला टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, खत्म। ठीक है, इजी है, समझ गए कि नहीं समझे?
आपको अभी जो आपने जैसे निकाला एक्स आई की वैल्यू क्या निकाली थी, 0 1 2, अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकली थी, जीरो की क्या निकली थी बोलो, वन की क्या निकली थी, और इसकी क्या निकली थी, 1/4। तो आप इस एक्स आई को इसके से मल्टीप्लाई करो, 0 × 1/4 0, 1 × 1/2 1/2, और ये क्या था, 2, 2 × 1/4 इज 1/2, इन सबको ऐड करो, 1 1, इधर का तो 1 ही आएगा हमेशा, तो सोचना नहीं, इन सबको ऐड करो, यही मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि एक नंबर ऑफ हेड्स हमने 1 माना था ना, तो 1 आने के चांसेस ज्यादा है। इस पूरे कहानी का कंक्लूजन क्या निकलेगा कि 1 नंबर ऑफ हेड्स आपने जो, क्योंकि कनेक्टेड तो नंबर ऑफ हेड्स ही रहेगा जो आपने गेम बनाया है, तो ये 1 क्या निकला, ये नंबर ऑफ हेड्स निकले, एवरेज नंबर ऑफ हेड्स निकले, क्या निकलेंगे, एवरेज नंबर ऑफ हेड्स। एवरेज नंबर ऑफ हेड्स कितने निकलेंगे, 1 इज द एवरेज नंबर ऑफ हेड्स इस पूरी वारदात में निकलेंगे। समझ गए क्या, क्लियर है। तो वेरी इजी फॉर्मूला। अब जो डेफिनेशन बुक में गिवन है वो आपको कंफ्यूज कर सकती है, उसके वो क्यों कंफ्यूज करेगी वो भी सुन लो। एक तो होता है एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। सुना ये वर्ड आपने, वेटेड एवरेज, एवरेज वेटेड एवरेज सुना है। तो एवरेज और वेटेड एवरेज कुछ भी नहीं है, जहां पे अपन अभी फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूट करते थे वहां पे वेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, लेट सपोज करो तीन एग्जाम, एक एग्जाम के 3 सेट बने पेपर, सेट ए बना, सेट बी बना, मान लो कोई सेंट्रल लेवल एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम है, या कुछ भी एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम मान लो कोई सा भी, तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, 3 सेट बने। अब कई बार आपने सुना होगा, पेपर में भी आती है, आप लोग भी आपस में बात करते हो कि सेट बी डिफिकल्ट था, सेट ए इजी था, सेट सी एवरेज था, है ना, तेरा सेट कैसा आया था, मेरे से, मेरा तो मॉडरेट आया था, ऐसे बातचीत करते हैं। तो स्टूडेंट्स में ये रहता है कि अगर सेट बी मुश्किल था तो फिर हमारे साथ तो नाइंसाफी हो गई, और सेट ए अगर इजी था तो उनको तो मजे हो गए, और सेट सी जो था वो मॉडरेट था। तो इसको बैलेंस करने के लिए वेट्स अलॉट कर दिए जाते हैं, वेट्स। ठीक है, सेट भी डिफिकल्ट था ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे अगर 30% भी आ गए तो हम 60 मान लेंगे, मजे करो। तुम्हारा इजी था ना, तुम्हारा इजी था, तुम्हारे 60 के 50 ही मानेंगे। ये वेट्स अलॉट हो गए, है ना, बैलेंस करने के लिए। मॉडरेट वालों का कुछ नहीं है, जितने आए उतने ही है। समझ गए। तो इसको बोलते हैं वेट्स, इसको बोलते हैं वेट्स। जैसे कि 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये मैथ्स के मार्क्स हैं, ये किसके मार्क्स हैं, मैथ्स के। ये कितने हैं, इंग्लिश के। और ये कितने हैं, साइंस के। और ये किसी की भी दूसरे सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट के मान लो। अब मैथ्स में कम आए, इंग्लिश में थोड़े ज्यादा है, साइंस में और थोड़े ज्यादा है, अदर्स में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर अपन इसका एवरेज निकालें तो कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाय 4 सब्जेक्ट है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। बट वो एवरेज, किसी ने किसी स्टूडेंट ने विरोध किया कि सर ये एवरेज आपने गलत निकाला है। क्यों, क्योंकि मैथ्स का पेपर तो डिफिकल्ट था, है ना, और इंग्लिश का थोड़ा आसान था, साइंस का, तो इसलिए तो हमारे मार्क्स ऐसे आए। तो हमने, स्कूल ने क्या कहा, इसको बैलेंस करने के लिए, मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट था ना, तो इसको 3 वेट दे दो, इसके मार्क्स का 3 गुना करो, इसके मार्क्स का 2 ही गुना करो, इसके मार्क्स का 1 गुना करो, और उसका 0 कर दो। नॉट पॉसिबल, 0 वेट्स तो नहीं दे सकते, मिनिमम 1 वेट तो देना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, 10 × 3 30, 20 × 2 40, 30 × 1 30, एंड 40 × 1 40। तो जब अपन इसका टोटल कर रहे थे, अब इसका टोटल करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ वेट्स। जैसे अपन फ्रीक्वेंसीज के कॉलम का टोटल करते थे, समेशन एफ आई, अभी डब्ल्यू आई, इसको वेट्स बोलते हैं, वेट से अपन टोटल कर देंगे। जैसे 30 और 40, 70 और 30, 70 और 30, 100, 140, 140 को नंबर ऑफ वेट्स कितने होंगे, 3 और 2 5 6 7, 7। तो एवरेज आ गया 20 मार्क्स। कई बार ये एवरेज, एवरेज और वेटेड एवरेज सेम, अभी जैसे मान लो जनरली टोटल करता तो 3 और 3 6 और 4, 100, और कितने सब्जेक्ट हैं, 4, तो ये लो कम हो गया उल्टा। तो कई बार स्टूडेंट शाणपत्ती करते हैं, कम हो जाते हैं। वैसे एवरेज 25 आ रहा था उनका, अभी वेट्स अलॉट करवा के उल्टा एवरेज 20 आ गया उनका। ठीक है, तो वेट एवरेज और वेटेड एवरेज में समझ गए, बैलेंस करने के लिए अपन कुछ वेट्स अलॉट कर दो, उसको इतना वजन दे दो, उसका इतना वजन दे दो, उसको इतना वजन दे दो, डिफिकल्टी लेवल को अज्यूम करने के लिए। अब इसने जो मीन की डेफिनेशन कही है ना, वो वेटेड एवरेज के फॉर्म में कही है, इसलिए मैंने वेटेड एवरेज क्या होता है बता दिया। द मीन और द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स, जो रैंडम वेरिएबल एक्स माना है उसका जो मीन या एक्सपेक्टेशन होगा वो वेटेड एवरेज होगा। क्या होगा, वेटेड एवरेज, सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स का। मतलब आपको एवरेज तो निकालना है, और सादा वाला नहीं निकालना है, वेटेड वाला निकालना है। सर वेट्स कौन देगा, वेट्स हम देंगे, जो प्रोबेबिलिटीज हैं वही वेट्स, खत्म कहानी। जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जो प्रोबेबिलिटी निकाली हमने 1/4 1/2, वही उसकी वेट्स हैं। जिससे वेट्स अभी हमने कहा ना, किसी को 3 गुना करो, किसी का 2 गुना करो, किसी का 5 गुना करो। तो वेयर वेट्स आर गिवन एज द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स की जो भी प्रोबेबिलिटीज हमने निकाली हैं वही वेट्स मान लो।
तो अभी अपन ने वेट से मल्टीप्लाई किया था, तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझने में मुश्किल होती है, बाकी घूम फिर के बात वही है कि जो एफ आई होता था उस एफ आई की जगह पी आई है, तो जो एक्स आई एफ आई होता था उस एक्स आई एफ आई की जगह एक्स आई पी आई हो जाएगा। ये वेट्स दे दिए, उस एक्स आई को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर नंबर ऑफ वेट से डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेट्स तो ऑलरेडी प्रोबेबिलिटीज है ना, तो इनके टोटल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स पी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन, और उनकी प्रोबेबिलिटीज मान लो P1 P2 P3 अप टू Pn, एंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज पे P1 P2 P3 Pn। तो मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ द एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये तो उसका नोटेशन है, ए ऑफ एक्स कैसे कह लो, म्यू कह दो या ये कह दो, समेशन एक्स आई पी आई डिवाइडेड बाय समेशन पी आई, वेयर आई की वैल्यू 1 टू n तक वेरी कर सकती है, आई की वैल्यू 1 टू n तक वेरी कर सकती है। कहाँ पे, हाँ अब ये 1 हो जाएगा, वो नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ये वेटेड एवरेज हो गया, ये क्या हो गया, वेटेड एवरेज, जहां पे वेट्स अपन ने प्रोबेबिलिटीज मानी है, जहां पे वेट अपन ने प्रोबेबिलिटीज मानी है। ठीक है ना। अब क्योंकि हमको पता है कि समेशन पी आई वन है, एंड वी नो दैट समेशन पी आई वन है, तो फॉर्मूला रिड्यूस होके और छोटा हो जाता है, केवल ऊपर न्यूमरेटर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रह जाता है। तो मीन ऑफ एक्स कह दो, म्यू कह दो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कह दो, इसका फॉर्मूला हो गया समेशन एक्स आई पी आई, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू 1, इजी सा फॉर्मूला समेशन एक्स आई पी आई। ठीक है, कल को अगर मैं यहाँ पे कई बार नोटेशन ऐसा लिखा देता है, इसी फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करके कहता है कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देना, जो रैंडम वेरिएबल मानो उसका स्क्वायर कर देना। वो कहते हैं एक्स क्यूब निकालो, तो क्यूब कर देना, लेकिन पी आई का मत करना स्क्वायर क्यूब, जो हमने रैंडम वेरिएबल माना है उसका। उसने कहा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालो, तो एक्स आई इंटू एक्स आई का वेटेड एवरेज। उसने कहा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो, तो एक्स स्क्वायर का वेटेड एवरेज। तो एक्स स्क्वायर का जो कॉलम बनाया हमने, एक्स स्क्वायर का जो कॉलम बनाया उसको पी आई से मल्टीप्लाई करके, और समेशन एक्स आई पी आई, एक्स समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। समझ गए, क्लियर। अब क्या बचा, अब वैसे तो दो टॉपिक बचे हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन तो 1 ही मिनट का है, तो बात आती है बस एक ही टॉपिक बचा है, वेरिएंस। तो है अभी टाइम, हाँ आपके पास है, आपके पास कितना है, 5 मिनट, चलो 5 मिनट तो समझो, फिर जब आपको लगे आप चले जाओ। कितने बजे लेने आएंगे, मतलब कितने बजे आना है स्कूल, बहुत टाइम है, 7:30 में, 7:30 में तो भी एक छोटा सा टेस्ट भी दे सकते हो, है ना, नहीं दे सकते, 15 मिनट का टेस्ट दे सकते हो 7:30 में। चलो, एक्सपीरियंस हो गया अब तो, है ना। वेरिएंस बोले तो वेरिएबिलिटी। अब ये टॉपिक क्यों पढ़ते, मैंने अभी उधर टेबल जब चार्ट समझा रहे थे तो मैंने एक्सपेक्टेशन में रोक दिया, क्योंकि अब इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतना पुराना नहीं है, पिछले साल से ही आया हुआ है भाई। मीन निकालना, टेबल बनाना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो क्लास 9 10 से चलता आ रहा है, लेकिन ये तो 11 से ही आया है। तो ये प्लस पॉइंट भी हो सकता है कि 11 से आया तो अभी रिवाइज होगा, है है नहीं है। तो वेरिएंस मतलब वेरिएबिलिटी। तो ये पढ़ते क्यों है अपन, ये टॉपिक क्यों पढ़ते हैं, एक एग्जांपल सुनो, ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल सुनो। मान लो कोई क्रिकेट मैच है, उसमें दो बैट्समैन है, बैट्समैन वन एंड बैट्समैन टू। ओके, उसके पिछले 3 इनिंग्स का जो स्कोर है वो कुछ इस प्रकार है, मैच वन या इनिंग्स वन, मैच टू एंड मैच थ्री। इसने बनाए हैं मैच वन में 40 रन, कितने रन बनाए, 40 रन। मैच टू में इसने 50 रन बनाए, और मैच थ्री में इसने 60 रन बनाए। इसने मैच वन में क्लीन बोल्ड 0, ओके, मैच टू में इसने 100 शतक, और मैच थ्री में इसने बनाए 50 रन। अब सेलेक्टर्स के सामने सवाल है कि मैच फोर में किसको सेलेक्ट करें, इसको या इसको, एक ही बैट्समैन की जगह बनती है टीम में, तो इसको सेलेक्ट करें या इसको सेलेक्ट। तो कोई विशेषज्ञ बैठे थे बोर्ड ऑफ मीटिंग में, सिलेक्शन कमेटी में, उन्होंने कहा कि एवरेज निकाल लेते हैं ना, मीन निकाल लेते हैं, भाई कितने रन, टोटल रन्स देखो, किसी ने कहा टोटल रन्स देखो, तो टोटल रन्स करना 40 और 50, 40 50 90, 90 और 60, 150। यहाँ पे 0 100 50 150, ये लोग फिर डिलेमा में फंस गए, टोटल रन्स दोनों के बराबर है, टोटल रन्स तो दोनों के बराबर है। तो किसने कहा चलो एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज निकालना जरा, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स तो 3 ही है, यहाँ पर भी 3 ही है,
तो आप मानते हो एवरेज आपको हर जगह हेल्प नहीं करता, एवरेज जो स्टैटिस्टिकल टूल है वो हर जगह हेल्प नहीं करता। ये तो एवरेज दोनों बैट्समैन को बराबर बता रहा है कि बैट्समैन वन बराबर बैट्समैन टू है ना। तो फिर अब क्या करें, अब कैसे सिलेक्शन हो कि ये चुनना है ये चुनना है। तो ये देखा जाएगा, ये जो बैट्समैन है दोनों, इनके जो इंडिविजुअल स्कोर्स हैं, ये अपने मीन से, ये मीन है एवरेज है, एवरेज को मीन भी कहते हैं, उससे कितना दूर है, उससे कितना दूर है। भाई इसका एवरेज स्कोर 50 रन पर इनिंग है, इसका एवरेज स्कोर भी 50 रन पर इनिंग है, तो ये 50 के आसपास के रन बनाता भी है, चेक करो। कभी 50 बना रहा है, कभी 40 बना रहा है, तो ये अपने एवरेज से ज्यादा दूर नहीं भटकता। इसने कहा ना कि 50 रन की मेरी गारंटी है इस मैच में, तो 50 के आसपास कब बनाएगा। इसने कहा कि 50 रन पर इनिंग्स की मेरी गारंटी भी है, लेकिन ये देखो कितना दूर है अपने एवरेज से। ज्यादा बना रहा है तो भी दूर है, कम बना रहा है तो भी दूर है, और कभी कभी ये एवरेज के नजदीक है। तो आप एवरेज से कितना दूर 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 काम करते हो उसको कहते हैं वेरिएबिलिटी या वेरिएंस। अब इसको कम स्टेबल माना जाएगा क्योंकि इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई भरोसा नहीं है, ये जीरो में भी आउट हो जाएगा और लप्पा मार दे तो शतक भी मार जाएगा। और उसको मोर स्टेबल कहा जाएगा कि हाँ ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आदमी है, इसने जितनी गारंटी ली है उसके आसपास के रन तो ये बना। अब एग्जैक्टली तो देखो हर मैच हर प्लेयर के लिए नया है, कुछ गारंटी तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसका पुराना रिकॉर्ड कहता है ये ज्यादा कंसिस्टेंट है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम वेरिएबल है, ये ज्यादा वेरिएबल है, इसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, अपने एवरेज से दूर जब भागता ही है ना। और ये कम स्टेबल है। अब ऐसा नहीं है कि हर हाल में बैट्समैन वन ही सेलेक्ट होगा, कभी कभी बैट्समैन टू भी सेलेक्ट होगा, मैच देखा जाएगा। किसी मैच के अंदर मान लो कि कंसिस्टेंसी की जरूरत है, तब आप लेस लेस वेरिएबल मोर स्टेबल बैट्समैन बैट्समैन वन को चुनोगे। और किसी मैच में ऐसा भी दिन आता है कि जिस दिन आज उठा उठा के खेलने की जरूरत है, स्कोर बहुत ज्यादा है, जो भी है एक्स वाई जेड, पिच ऐसा है कि उसमें लप्पे मारने पड़ेंगे, तो उसमें मोर वेरिएबल या लेस स्टेबल बैट्समैन की भी जरूरत होती है। ठीक है। अब जैसे एक एक एग्जांपल दे देता हूँ हमारे जमाने के क्रिकेटर्स की, तो बैट्समैन वन आप कह सकते हो राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को हम हमारे जमाने में जो क्रिकेटर्स हुआ करते थे उनको कंसिस्टेंट बैट्समैन मानते थे, कि वो उसका जो भी एवरेज, उसके जो स्टेटिस्टिक्स उठा कर देखेंगे ना हम पुराने, तो जो एवरेज दे रखा है 45 रन पर इनिंग्स, तो वो 45 के आसपास के रन हर मैच में स्कोर करेगा, कभी 44 कभी 30। और ये ले लो वीरेंद्र सहवाग, आपने सुना होगा बैट्समैन, नहीं सुना? वीरेंद्र सहवाग, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये आते पहली बॉल पे छक्का भी लगा सकते हैं, किसी दिन चल गए तो 300 रन भी बना देंगे, और अगर 10 इनिंग्स तक नहीं चले तो 10 इनिंग्स में इनका स्कोर ये भी हो सकता है 5-3, जो 2 बार 0-3 ऐसे रन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मार गए किसी दिन तो उस दिन ये पूरी टीम की, सामने वाली टीम की धज्जियां भी उड़ा सकते हैं। तो इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस, हर बैट्समैन इंपॉर्टेंट है, कभी ये पिक होगा कभी ये पिक होगा। तो ये सारी स्टेट्स वो बोर्ड ऑफ मीटिंग रूम में बैठ के तय करेंगे, तो इसलिए वेरिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एवरेज एक अलग मेशर है, लेकिन एवरेज से भी आगे होती है। अब एवरेज से आप कितना दूर हो उसको कहते हैं वेरिएबिलिटी, एवरेज से कितना दूर हो, समझ गए? ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। देखो क्या कह रहा है एवरेज वेरिएबिलिटी की डेफिनेशन। इन सिंपल टर्म्स, सरल भाषा में बात करें तो वेरिएंस मीन्स, वेरिएंस का मतलब होता है हाउ फार इज द मीन फ्रॉम द गिवन ऑब्जर्वेशन, गिवन ऑब्जर्वेशन से आपका एवरेज कितना दूर है। सरल सी भाषा में वेरिएबिलिटी का मतलब ये होता है। इसका मतलब वेरिएंस स्मॉल होगा तो रैंडम वेरिएबल्स अपने अपने मीन से करीब होंगे और वाइस वर्सा। ठीक है। वेरिएंस जो वैल्यू आएगी ना फाइनली, वो जितनी कम होगी ना उतने आप ज्यादा स्टेबल हो, आप अपने एवरेज से क्लोज हो, आप एवरेज के नजदीक हो। लेकिन अगर ये वाइसी वर्सा मतलब उल्टा कर दे, वेरिएंस की वैल्यू ज्यादा आ गई, तो आप अपने उससे दूर हो और आप कम वेरिएबल, आप ज्यादा वेरिएबल माने जाओगे, कम स्टेबल माने जाओगे। समझ गए? फॉर्मूला बना दे फटाफट से। लेट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स एक्स वन एक्स वेरिएबल एक्स के एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री मान ली हमने, प्रोबेबिलिटीज वही मान ली, ये तो मानना ही है। चेन यहाँ से चालू होगी। अब वेरिएंस निकालने के लिए, वेरिएंस का मतलब क्या है, मीन से कितना दूर हो, तो मीन तो निकालना ही पड़ेगा। तो यानी कि वो तीसरा पॉइंट चेन में वो कॉलम भी आएगा कि ई ऑफ एक्स आप निकालो, तो ई ऑफ एक्स भी निकल जाएगा। अब चौथे चीज पे आ गया वेरिएंस कैसे निकलेंगे। नाउ द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला, फॉर्मूला ध्यान से देखो, एक बार नोटेशन को भूलो, फॉर्मूला देखो। एक्स आई मतलब एक एक ऑब्जर्वेशन, उसमें से ये म्यू यानी कि मीन माइनस करके देखो, फिर जो आंसर आया, क्योंकि जब आप माइनस करोगे तो कुछ वैल्यूज नेगेटिव भी आएंगी, कुछ वैल्यूज जीरो भी आएंगी, कुछ वैल्यू, तो हो सकता है अगर आपने उसी को डायरेक्ट जोड़ दिया तो ये जीरो बन जाए, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर जीरो बन जाता है, तो वेरिएंस ही जीरो आ गया, तो कुछ आप कंक्लूजन पे नहीं निकल पाओगे। तो नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हमने क्या करा, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, स्क्वायर। मीन डेविएशन में अपन एब्सोल्यूट वैल्यूज ले देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में अपन स्क्वायर करते थे, क्योंकि दोनों ही चीजें क्या करती है, नेगेटिविटी साइन को हटा देती है। इसमें स्क्वायर कर दिया।
स्क्वायर करके फिर वो पीआई से तो मल्टीप्लाई करना ही, क्योंकि हम वैसे फ्रीक्वेंसी से करते थे, अभी अपन पीआई से करते हैं हमेशा। और डिवाइडेड बाय समेशन पीआई तो होता ही था, लेकिन वो तो वैसे ही वन है, तो एक तरीके से ये है ही नहीं, एक तरीके से ये है नहीं। अगर अपन, ठीक है आप बाकी वीडियोस देख लेना, अगर अपन जनरल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वेरिएंस के फॉर्मूले में नीचे समेशन एफ आई भी आता था, जो कि अभी पीआई बन चुका है और वो वन बन चुका है, इसीलिए इधर नहीं आ रहा। बाकी है तो सही वहां पे मौजूद, ऐसा मत सोचना कि वेरिएंस का फॉर्मूला हमेशा ही रहेगा। 11th क्लास की टॉपिक का वेरिएंस उठाओगे तो उसमें डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई रहेगा ही रहेगा। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है सारी बात है? ठीक है, क्या एक्सआई में से, हर एक एक्सआई में से आप उस अपना अपना मीन माइनस करोगे, जिसको अपन म्यू कहते हैं, उसका स्क्वायर वाला कॉलम बनाओगे और उसको पीआई वाला कॉलम बनाओगे, इसका सम कर दोगे, यही हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स होगा। ठीक है। अब जैसे ही आपने हर एक वेरिएबल का स्क्वायर कर दिया, तो आपने एक तरीके से उसकी डिग्री बढ़ा दी, स्क्वायर करना मतलब डिग्री बढ़ा देना। तो आप किसी भी वेरिएबल की डिग्री कैसे बढ़ा सकते हो? तो वापस बैलेंस करने के लिए फिर एक चौथा और आखिरी, पांचवा और आखिरी निकाला गया स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें हमने क्या करा, फाइनल आंसर का स्क्वायर रूट कर दिया। तो हम कह रहे हैं हमने हर एक का स्क्वायर किया है ना, हर एक का स्क्वायर किया ना, तो फाइनल आंसर का स्क्वायर रूट कर दो, बैलेंस हो गया काम। तो अब फाइनल जो आंसर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। वेरिएंस से भी ज्यादा ज्यादा एक तरीके से एक्यूरेट मेशर है चेक करने का, भाई किसको बैट्समैन को सेलेक्ट करें, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि वेरिएंस तो पता है क्या होगा, उसके जो इंडिविजुअल रन्स है ना, उसका स्क्वायर होगा। जैसे मान लो 30 है तो 30 का स्क्वायर 900, तो बड़ा नंबर आएगा, उसके डिग्री 2 का नंबर आएगा। तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे, 900 800 इतने रन थोड़ा ना बनते हैं। तो वापस जो फाइनल आंसर आया ना, आप उसका स्क्वायर रूट करोगे, अब ये जो नंबर आएगा ना, ये अगेन उसके रन्स के आसपास का नंबर आएगा। तो ये एक्यूरेट मेजर होगा। लेकिन इसको निकालने का तरीका बड़ा आसान है, वेरिएंस का आप रूट कर दो, तो इसको तो 1 मिनट में ही पढ़ना है। ठीक है, तो सर हो तो गया वेरिएंस, लेकिन ये वेरिएंस का बेसिक मेथड है। क्या है ये? बेसिक मेथड, जो कि हमको एग्जाम में कम यूज करना होता है। क्यों? क्योंकि जब अपन एक्सआई में से म्यू माइनस करते हैं, तो कई बार ये वैल्यू डेसिमल में भी आ जाती है। मान लो किसी का एवरेज आया 45.37, ओके, अब उसके रन्स थे 40, 50, 60, करो माइनस, कितना आएगा 5.37, और वो भी माइनस का। फिर 50 में से घटाओ तो 4 पॉइंट जो भी आएगा 6 समथिंग आएगा, और ये 14 पॉइंट। अब इस ऐसे नंबर का स्क्वायर करो, कह रहा है ना, उसका स्क्वायर करो, और फिर स्क्वायर करके कितना बड़ा डेटा बना उसको पीआई से और मल्टीप्लाई करो, तो काफी हैप्टिक डेटा बन जाता है। तो इसीलिए ये मेथड तो बेसिक है, बट ये ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इससे जो कैलकुलेशन बनती है काफी हैप्टिक बनती है। तो इसको, इसकी कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए इस फॉर्मूला को खोला गया और एक नया फॉर्मूला इसी फॉर्मूला में से तैयार किया गया। खोल दें इस फॉर्मूला को, देखो कैसे खुलेगा ये, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अनदर फॉर्मूला टू फाइंड वेरिएंस। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला लिख दिया पहले मैंने, फिर मैंने खोल दिया। देखो क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया, एक्स आई का स्क्वायर -2ab और म्यू का स्क्वायर, पी आई आज भी बाहर है, समेशन एक्स आई आज भी बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूंगा, पी आई से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 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 कर दूं। नेक्स्ट स्टेप में पी आई, पहले तो होल स्क्वायर खोलो फिर पी आई से मल्टीप्लाई करो, करूं? होल स्क्वायर खोल दिया, पी आई से मल्टीप्लाई कर दिया, करो, देखो एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई -2xi म्यू इंटू पी आई, फिर म्यू स्क्वायर इंटू पी आई। अब समेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं समझो। समेशन का मतलब होता है इस कॉलम का सम। तो कॉलम का सम हम तभी कर सकते हैं जिस आइटम के आगे आई 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 लगा हुआ है, क्योंकि वो आई जो लगा हुआ है वही तो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम। जैसे मैंने कह दिया समेशन एक्स आई, तो इसका मतलब क्या, मैंने कह दिया आई की वैल्यू 1 to 5, तो इसका मतलब है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। आई की वैल्यू 1 से 5 है, तो आप x1 x2 इन सबका सम करो, उसको शॉर्ट में अपन लिखते हैं समेशन एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 5। तो अगर यहाँ पे आई हो ही ना, तो सम किसका करोगे आप? नहीं करोगे ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे भी समेशन नोटेशन को, ऑपरेटर को जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आई आई जहां लगा हुआ है उसके आगे तो बस जाके फिट हो जाता है, यहाँ फिट हो जाएगा, यहाँ फिट हो जाएगा, यहाँ फिट हो जाएगा। जिसके आगे आई नहीं है, जैसे 2 म्यू के आगे आई नहीं है और म्यू स्क्वायर के लिए आई नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि इसको बाहर निकाल दो, मतलब ये 2 - 2 म्यू बाहर आ जाएगा और समेशन केवल आई वाले कंपोनेंट पे लगेगा। ठीक है। इसका एक्चुअली मतलब ये है कि x1 p1 को 2 म्यू से मल्टीप्लाई करो, फिर x2 p2 को 2 म्यू से मल्टीप्लाई करो, फिर x3 p3 को 2 म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे चलते जाओ 1 to n, और फिर फाइनल जो आंसर आए उसका सम करो। तो जब सबको 2 म्यू से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको आखिरी में जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। भाई देखो समझो, 2 म्यू को x1 और p1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 म्यू को x2, ये 1 है ना, 1 1, x2 p2 से मल्टीप्लाई, मान लो 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 2 म्यू को x3 p3 से,
और 2 म्यू को P4 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 म्यू को X5 और P5 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 म्यू को सबसे फिर सबका सम करना है। तो फाइनली जब सबका सम करना है तो मैं 2 म्यू को अलग अलग क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं 2 म्यू को बाहर रख देता हूँ, मैं पहले इनका सम कर देता हूँ। तो 2 म्यू मल्टीप्लाइड बाय समेशन XI PI कर देना अपन इसको। तो यानी कि 2 जिसमें आई नहीं लगा हुआ वो तो वैसे भी सबसे मल्टीप्लाई है, उसको बाहर निकाल के समेशन नोटेशन केवल आई वाले को डिस्ट्रीब्यूट करें। करना शुरू करें समेशन नोटेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहले में तो दोनों में आई लगा हुआ है, तो ये तो एज इट इज फिट हो गया। देखो, इसमें -2 म्यू बाहर निकाल दिया, ये इसमें फिट हो गया। देखो, इसमें म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो ये समेशन PI में फिट हो गया। देखो, समझ आया? अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों को तो आप जानते हो, ध्यान से देखो इनकी शक्ल। ये तो मीन हो गया जिसको म्यू कहते हैं, वो 1 हो गया। तो 1 × म्यू स्क्वायर, ये म्यू स्क्वायर हो गया, और 2 म्यू × म्यू ये -2 म्यू स्क्वायर हो गया। क्या हुआ? देखो, ये तो म्यू है, और म्यू इंटू म्यू म्यू स्क्वायर, तो ये -2 म्यू स्क्वायर। और वो क्या है? 1, तो 1 × म्यू स्क्वायर। तो -2 म्यू स्क्वायर में से एक म्यू स्क्वायर गया, तो -म्यू स्क्वायर बच गया, तो फॉर्मूला शॉर्ट हो गया मेरा। ठीक है, तो आ जाओ, समेशन इसके साथ छेड़छाड़ कर नहीं सकते, इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, है ना। -2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर, इसका रीजन दे दिया क्योंकि इस ये म्यू है, ये वाला क्वांटिटी म्यू है, और इसका आंसर 1 है। इसका रीजन दे दिया, सामने आएगा रीजन, पर जगह नहीं थी, मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर दिया, तो -2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर मिलके क्या बन गया? माइनस का म्यू स्क्वायर। माइनस का म्यू स्क्वायर। अब म्यू क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर करना है। और अभी अभी मैंने आपको क्या कहा था कि समेशन XI PI को अपन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पूछूं तो आप इसको स्क्वायर लगा दोगे, तो ये समय एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है क्या? चेक करो। तो क्या फॉर्मूला बना? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जो एक्सपेक्टेशन ऑफ XI है उसका होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये तो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ XI है, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए, तो एक्स की एक्सपेक्टेशन, लेकिन जो आंसर आया उसका स्क्वायर, फाइनल आंसर का स्क्वायर। सो दिस इज द बेस एडवांस या मोर प्रैक्टिकल मेथड टू फाइंड द वेरिएंस। ठीक है, इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और इसको क्या लिख सकते हैं? वही म्यू का फॉर्मूला खोल दिया मैंने, म्यू का फॉर्मूला खोल के उसका आंसर स्क्वायर कर दिया, इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहते हैं। और जब इधर स्क्वायर लग गया तो इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कहते हैं। बस अब ये याद रखना, यहाँ पे E ऑफ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे E ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। ये वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है, याद हो गया? लेकिन ये फॉर्मूला केवल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ही चलेगा। जनरल जब स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो क्योंकि उसमें समेशन PI 1 नहीं होता, बहुत सारी बातें, तो वहां पे ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, और वहां पे तो ई नाम की कोई चीज भी नहीं होती। ई एक्सपेक्टेशन अपन मीन को केवल प्रोबेबिलिटी वाली दुनिया में ही कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला बताओ वेरिएंस का। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, शॉर्ट में अगर आपने ऐसे याद कर लिया ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो आप फॉर्मूला बना दोगे। किसने का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ? आप कहोगे ये लो साहब, XI, XI स्क्वायर है, XI स्क्वायर PI का समेशन, ये हो गया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स समेशन XI PI, इसका होल स्क्वायर, ये लो इसका होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया ना। ठीक है, अब इसमें फायदा क्या हुआ पता है आपको? हर एक से इस फॉर्मूला में देखो, कोई भी XI - X बार का, या म्यू जिसको अपन कहते हैं, का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो डेसिमल वैल्यूज बनती थी उसका स्क्वायर करते थे, वो कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है। केवल कौन कौन सा कॉलम बनाने की जरूरत है? XI तो बनाना है, PI तो बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो करना है, उसके बाद XI PI भी करना है, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको XI का स्क्वायर बनाना है। XI का स्क्वायर बनाना है, मतलब XI जो भी हमें 0 1 2 आया था उसका स्क्वायर करना कौन सी बड़ी बात है। और फिर XI के स्क्वायर को PI से मल्टीप्लाई करके एक कॉलम और बनाना है, XI स्क्वायर PI। तो ये 5 कॉलम बनेंगे जब अपन वेरिएंस निकालेंगे, लेकिन कोई भी कॉलम XI माइनस म्यू वाला बनाने की जरूरत नहीं है, जो कि बेसिक मेथड में बनाने की जरूरत होती थी, उसमें डेसिमल वैल्यू मिल सकते थे, उसका स्क्वायर करना मुश्किल हो सकता था। ठीक है, तो ये मोर एडवांस मेथड है। एक आखिरी टॉपिक, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका रूट होता है और कुछ नहीं कहना उसमें मुझे। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? ये एक्चुअली चीज तो यही है। वेरिएंस तो एक तरीके से उस वैल्यू के आसपास का नंबर ही नहीं है, उसका स्क्वायर एक तरीके से, है ना।
तो स्क्वायर कर रहे हो तो आप उसके आसपास, जैसे 30 रन का स्क्वायर होगा 900 रन, तो मैं कहूंगा इसका वेरिएंस आ रहा है सर 850 रन। तो 850 रन बोलते ही वो वैल्यू उसके आसपास भी नहीं है, जो वो रन बनाता है वो थोड़ा 850 रन बनाता है एक इनिंग्स में, वो तो 30-40 रन बनाता है। तो आप कुछ ऐसे अननेचुरल से चीज कह रहे हो, आप कैसे बोर्ड ऑफ मीटिंग में कहोगे? तो आप क्या करोगे, आपने सबका स्क्वायर किया था तो आप फाइनल आंसर का रूट कर दोगे, फिर वो जो वैल्यू आएगी वो उसके आसपास के रन की एक आसपास की वैल्यू होगी, है ना। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट दो होते हैं, हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। जो वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स निकाला उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, ना कि नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या बन गया स्टैंडर्ड, अच्छा उसका नोटेशन क्या था वेरिएंस का, सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो अब जब मैं इसका रूट करूंगा तो रूट से स्क्वायर कट के इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स। ठीक है, तो वेरिएंस के दो नोटेशन बताओ, वेरिएंस ऑफ एक्स या फिर सिग्मा एक्स का स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का नोटेशन एस डी ऑफ एक्स या फिर सिग्मा एक्स। ठीक है, फॉर्मूला वेरिएंस है, अंदर देखो देखो ध्यान से, अंदर वेरिएंस है, उसका रूट कर दो, वेरिएंस का रूट कर दो। ठीक है, तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपको पूरी चेन फॉलो करनी पड़ेगी, आपको रैंडम वेरिएबल मानना पड़ेगा, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालनी पड़ेगी, आपको वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, फिर फाइनली उसका रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। क्योंकि किसी ने कहा कि सर वेरिएंस निकालने के लिए मीन क्यों निकाल रहे हो, तीसरा स्टेप क्यों कर रहे हो, ये देखो मीन का ही तो स्क्वायर है यहाँ पे, तो मीन का ही स्क्वायर है, तो सर बेसिक मेथड से करो, तो उसमें तो हर एक में से मीन माइनस करना है, फिर इसमें तो हर एक में से माइनस, इसमें तो फाइनली जो मीन आया था उसका एक बार ही स्क्वायर कर रहे हो तू। लेकिन जो अगर आप बेसिक मेथड से चलो तो उसमें तो एक्स आई माइनस म्यू है, तो आप हर एक आइटम को मीन से माइनस करके देख रहे हो, तो मीन तो उसमें भी निकल रहा है, मीन इसमें भी निकल रहा है, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए भी मीन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, कल से इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और फिर पांच और आखिरी टॉपिक बर्नौली ट्रायल से इसको बाद में लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड